देखिए, सबसे पहले आपका जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में वो है फाइनेंशियल अकाउंट। और फाइनेंशियल अकाउंट में आपने कॉलेज वगैरह में अगर ज्वाइन कर रखा है तो शॉर्ट फॉर्म में इसको एफए बोल देते हैं। कई बार बच्चा ना सोचता रहता है यार एफए कौन सा सब्जेक्ट मिल गया हमें, तो एफए बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब फाइनेंशियल अकाउंट हो चाहे कोई भी आपके बुक हो, उसके अंदर यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट जो आपके होने वाले हैं, कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, 5 यूनिट में जो यूनिट नंबर 1 है वो उन बच्चों के लिए है, यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे उनको करना पड़ेगा, जो कि हमारे नॉन कॉमर्स के हैं। ठीक है, यानी यूनिट नंबर 1 टोटली 11th पे डिपेंडेंट है। ये यूनिट नंबर 1 थ्योरी जर्नल एंट्री 11th के हैं। तो मैं जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अलग से वीडियो जो आप जिसका आपको वो यूनिट नंबर 1 करने की जरूरत ही नहीं है, उससे हो जाएगा। हाँ, लेकिन यूनिट नंबर 1 में नॉन कॉमर्स वालों के लिए मेनली बनाया गया, और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इसके अंदर से थ्योरी आएगा। तो यूनिट 1 अगर आप बात करें तो प्योरली थ्योरी है। और यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में आपके 2 चैप्टर हैं। एक आपका इन्वेंट्री है, और एक आपका यहां पे देखा जाए तो डेप्रीशिएशन, जिसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह देते हैं, ES10। तो ये आपका यूनिट 2 में है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 में आपके 2 चैप्टर हैं। एक है आपका फाइनल अकाउंट, और एक है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज NPO। यूनिट नंबर 3 हो गया ये आप। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यहां पे चैप्टर है, इसके अंदर एक तो है ब्रांच, और एक है डिपार्टमेंटल, और एक यहां पे अलग से मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और भी है, लेकिन मैं यहां AS19 लीज का हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि उस पर स्पेशली क्वेश्चन आता है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके यूनिट हो गए। यूनिट नंबर 5 जो है वो थ्योरी का है, दैट इज कंप्यूटर, जो कि सिर्फ रेगुलर वाले बच्चों के लिए रेलेवेंट मैं मानता हूं। यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर, जिसके अंदर टैली क्या होता है नहीं होता वो कॉलेज के अंदर पूछे जाते हैं। अब भाई जो बच्चे अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, या आज ही कोई बच्चा वीडियो देख रहा हो, या जब भी देख रहा हो, तो वो पूछते हैं सर हमें कैसे पढ़ना है। पहली बात तो सेमेस्टर 1 और 12वीं में बहुत डिफरेंस है। 12वीं में आपके 40 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए करते, तो यहाँ पे आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन में से आपके क्या होंगे, हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का चॉइस मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 18 मार्क्स का। यानी पहली सबसे बड़ा डिफरेंस, आपका एग्जाम ही कितने नंबर का होने वाला है, 90 नंबर का, और 5 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, आपका 18 मार्क्स का होगा। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में से आपका थ्योरी वाला जो चैप्टर है ये लगभग लगभग बोला जाता है 18 मार्क्स का, मैं नहीं मानता, ये 15 नंबर तक का पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 2 कहा जाता है 18 मार्क्स का, तो हाँ बिल्कुल ये 18 मार्क्स का पूछा जाता है। 12 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, और 6 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है हमारा। यूनिट नंबर 3 में से अकेला NPO, और इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा चांसेस होता है चॉइस आ जाए, और ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन सिंगल आ जाता है। यूनिट नंबर 4 में से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लगभग लगभग इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं इसको मानता हूं कि 18 18 18, और बैलेंस का आप इसको मिला जुला के कुछ भी कह सकते हो, कि बैलेंस का मतलब है हो सकता है ये 40 नंबर का भी यूनिट बन जाए, हो सकता है ये 30 नंबर का यूनिट बन जाए, हो सकता है ये 20 नंबर का यूनिट बन जाए। तो जो बाकी के नंबर रह गए वो कहाँ गए सर? वो नंबर या तो यूनिट नंबर 5 में से एक क्वेश्चन एडजस्ट होगा, या यूनिट नंबर 1 में से एडजस्ट होगा, क्योंकि टोटल 90 बनाना है ना उनको। तो 90 में तो देखो 15 फर्स्ट, 18 और 18, तो 51 बने, बचे 90, तो कितने बच गए? 39। तो या तो हो सकता है 39 नंबर का इसी में से क्वेश्चन आ जाए, SOL वाले बच्चे, रेगुलर वाले बच्चे, कोई भी और हो सकता है इसमें से 30 का आ जाए, 9 नंबर का कंप्यूटर में से कोई भी क्वेश्चन एक उठा कर दे दे, जैसे कि टैली क्या होता है, टैली कैसे। वैसे हालांकि कंप्यूटर वाले चैप्टर सिर्फ रेगुलर वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, उसके पेपर में आते हैं, और आपके इंटरनल एग्जाम भी होंगे। तो आप जो बच्चे नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले जो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, उसी सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग करिएगा। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो सिंपली पहले नंबर पे उनको ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। नंबर डाल रहा हूं मैं पहले नंबर पे,
दूसरे नंबर पे उनको ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेना चाहिए। तीसरे नंबर पे उनको ब्रांच कर लेना चाहिए, इजी रहेगा। चौथे नंबर पे उनको प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट कर लेना चाहिए। पांचवें नंबर पे वो डिपार्टमेंटल, जो हम अब इसके बाद डिपार्टमेंटल ही स्टार्ट करेंगे। छठे नंबर पे आप ये कर सकते हो। और सातवें नंबर पे लास्ट में एनपीओ करना, क्योंकि मैंने अभी एनपीओ नहीं कराया है, वो लास्ट में मैं कराऊंगा एनपीओ, तो उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करोगे ना, तो आप कभी भी पढ़ रहे हो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपनी मर्जी से, पता चला पहले यूनिट में लग गए, तो भाई पहले यूनिट के अंदर मैंने कई बार पहले भी बताया है, पहले यूनिट में आपके 7 8 10 चैप्टर के आसपास बन जाते हैं, छोटे छोटे करके। डेफिनेशन, थ्योरी, जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, वाउचर, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बन जाते हैं। और स्टूडेंट यूनिट 1 निकालेगा, उसको पढ़ने पढ़ने में पूरा समय निकाल देगा, और वो यूनिट इतने मार्क्स का आएगा भी नहीं। तो ये बड़ी गलती करते हैं। तो जो पढ़ना स्टार्ट करोगे बीकॉम का, तो जो मैंने नंबरिंग किया उसके हिसाब से कॉमर्स और नॉन कॉमर्स का बता दिया। थ्योरी एग्जाम के टाइम से पहले हम स्टार्ट करते हैं, रीजन क्योंकि थ्योरी भूल जाते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन ऑलरेडी आपके फोल्डर के अंदर मैंने अपलोड कर दिए कि कौन कौन से थ्योरी, जो इसी में से थ्योरी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि आप जो 12th से हो, तो बहुत बच्चों को 12th के बाद किस तरीके से करना है नहीं पता चलता है। एसओएल वाले बच्चों को नहीं पता चलता है, एनसी वेब वाले गर्ल्स को नहीं पता चलता कि किस तरीके से पढ़ें। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो अगर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा इसको, तो वो बच्चे इसी के अकॉर्डिंग से प्रिपरेशन करें। और ज़्यादा लेट करोगे, ऑलरेडी आप डिले चल रहे हो, और ज़्यादा लेट करोगे, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको लास्ट टाइम पे ना बहुत मुश्किल होने वाला है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके 50% नहीं आते हैं कॉलेज में, तो आप आगे कोई कोर्स नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, अगर आपने बीकॉम किया और आपके आए 40%, मान लेते हैं 40% आए, तो इसका कोई मायने नहीं है। क्यों मायने नहीं है? आप आगे फर्दर चाहते हो सर एमबीए करें, आप नहीं कर सकते। आप चाहते हैं सीए करें, आप नहीं कर सकते। आप चाहते हैं एमकॉम करें, नहीं कर सकते। आप चाहते हैं एलएलबी करें, नहीं कर सकते। तो ये सब में से कुछ भी नहीं कर सकते। और आपका सेमेस्टर 1 में ऑलवेज परसेंटेज डाउन इसलिए होता है क्योंकि आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते। तो स्टार्टिंग से पढ़ के चलो, जो आपने टारगेट बना रखा है, जो गोल बनाया हुआ है, उसी गोल के अकॉर्डिंग आपको चलना है आगे। क्लियर है? समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं।